ए भाई साहब सुनो, भाई पढ़ लो यार। देखो हम कुछ पढ़ाए रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला 11/10/2022 को रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर हुआ था उसमें थर्ड शिफ्ट के पेपर में भैया क्या क्या क्वेश्चन आए थे। शुरू करेंगे। दो वीडियो में बनेगा। पहले वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जो नहीं अच्छे लगते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है कि तीन, देखो, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। 5 खरीदो कि 3 फ्री में मिल जाएगा। इस योजना में छूट प्रतिशत कितना है? देखो, मान लो एक सामान का दाम है 1 रुपया, ठीक है। अब देखा तो सामान कितना है कि भैया तुम 5 रुपया देते हो, 5 रुपया दोगे तो कितना सामान मिलेगा है? 8 सामान मिलेगा। क्या है कि 5 रुपये जब तक सामान खरीदोगे और 3 सामान मुफ्त मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 सामान, ठीक। यानी कि 8 रुपया ऊपर लिखा रहा नहीं, 8 सामान पे 1 रुपया, 8 रुपया लिखा रहा, 5 रुपया दियो, 3 रुपये का फायदा हो गया। अब यह 3 रुपये का फायदा कितने परसेंटेज में बदल दो, तो 3 रुपये का फायदा 8 सामान खरीदो और टोटल गुणा कर दो 100 से। 4 दूनी 8, 4 25 सामने 100, 25 होते 75, 75 का आधा करोगे तो 37.5, मतलब 37.5 मिलेगा, 37.5। ये पहला वाला ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो दूसरा का वाला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा का वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जो जीवाणु से नहीं होता है वो बताना है। देखो भैया, ये तीनों चीजें जो है जीवाणुओं से होती हैं। एड्स जो होता है वो जीवाणुओं से नहीं होता है। एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। ये बैक्टीरिया है सब, बाकी से जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाले। तो बैक्टीरिया से ये लोग होते हैं, ये वायरस से होता है, ठीक। हाँ, शायद यही तो होता है। आगे चलते हैं। सर का वाला क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO होता है, ये बिना बुझा चूना है, ठीक है। एक जब पानी में मिलाया जाता है H2O के साथ, जब रिएक्शन कराया जाता है तो भैया ये पहले दोनों मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बनना। तो ये कैसी अपक्रिया है? दो लोग जुड़ते हैं तो संयोजन अपक्रिया बनती है, ठीक है। संयोजन अपक्रिया होती है, या उसमें शोषी नहीं है, उसमें छेपी है, उसमें देती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। ओके। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि 2 3 4 के का माध्य के है तो बहुलक क्या होगा? अब देखो, बात ये है कि अगर ये माध्य है तो 2 3 और 4 छोड़ो, इसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट। 4 3 7 2 9, 9 प्लस के बटा कितने लोग हैं? 4 लोग, बराबर के। 4 से इधर गुणा करा दो, 4 के। ये वाला के उधर जाके घट जाएगा के। तो 3 के बराबर क्या मिल जाएगा? 9। 3 से काट दोगे 9 को, 3 मिल जाएगा। के बराबर कितना मिल गया? 3। के बराबर जब 3 मिल गया, के की वैल्यू हो जाएगी 3। और के की पहले 3 हो जाएगी, बहुलक हमसे पूछ रहा है तो 3 2 बार दिखाई दे रहा है, 3 ही अपना बहुलक हो जाएगा, 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आएगी बात? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में, ये 4 स्थितियाँ दी गई हैं ना, किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक। केवल बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, यानी कि क्षण चुंबक है, एक बंद कुंडली कॉइल है, इसको इधर की ओर ले जाओगे तभी अकेले होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। एक क्षण चुंबक बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाना, एक बंद कुंडली को क्षण चुंबक के ले जाओ, क्षण चुंबक को बंद कुंडली के पास ले जाओ, दोनों स्थितियों में नहीं होता है। या तो क्षण चुंबक को कुंडली की ओर ले जाओ, या फिर बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, यानी कि दोनों में ही विभवांतर प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वाला ऑप्शन सही है। मतलब चाहे चुंबक को उसके पास ले जाओ या कुंडली को उसके पास ले जाओ, प्रेरण मतलब विभवांतर दोनों स्थितियों में प्रेरित होगा, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अ, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। यहाँ पे पत्रकार, यहाँ पे लेखक, यहाँ पे चित्रकार। ऐसे कितने लेखक लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं किंतु पत्रकार नहीं? लेखक है जो चित्रकार हैं पर पत्रकार नहीं है। पत्रकार वाला हिस्सा गायब कर दो, पत्रकार वाला हिस्सा गायब कर दो। लेखक और चित्रकार हैं, दोनों के बीच में है 12। 12 अपना सही जवाब हो जाएगा, बस, ठीक। एकदम बहुत आसान सा ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया? तो भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का संसूचक है, किसको दिखाएगा? तो विभवांतर के लिए वोल्टमीटर होता है, प्रतिरोध के लिए अलग एक होता है भाई प्रतिरोध दूसरे तरीके से। गैल्वेनोमीटर हमेशा धारा को ही दिखाता है, धारा उसमें बह रही है, उत्पन्न हो रही है कि नहीं उत्पन्न हो रही है, यही सब दिखाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? गोरखनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर, निधिवन मंदिर। तो बाकी सबके बारे में आप तो समझ ही रहे हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। निधिवन मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण वाला है, वहाँ पे वृंदावन में गोरखनाथ वो
ये सब महाबोधि मंदिर, ठीक है, बुद्ध से बोधि मिल रहा है ना, यही है। ऐसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही तो भैया। ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पढ़ा है इसे, मतलब आमतौर पे जीएस में पढ़ते नहीं है, जाके इसे देखते हैं कि हाँ लग तो रहा है यही, ऐसे लगा के चले आते हैं, काम हो जाता है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे आई बराबर 7/3 से और जे बराबर 3/5 के, तो आई जे के का अनुपात। अच्छी बात है। देखो भैया यहीं से आई और जे का अनुपात मिल जाएगा, आई बटा जे बराबर 7/3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ से देखेंगे जे बटा के, जे बटा के बराबर 4/5 दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे जे और जे है, यहाँ पे देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 3 से इसमें भी गुणा कर देते हैं और इसमें 4 से ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। इससे ये 7 चौक 28, 4 7 28, 4 3 12 और 5 3 15 इतना मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 3 12 वाला वही सेम सेम है, ठीक है, जे वाला है। तो ये आई का हो गया, ये जे का हो गया, ये के का हो गया। 28 12 15, 28 12 15 तीसरा वाला विकल्प है। काफ़ी ईज़ी था ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है। मौसम बन रहा है प्रश्न पढ़ने का कि एक राशि को साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज है समझ में आगे बात, एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता गया। ये इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई दर से 8% अधिक में निवेश अधिक के वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत पर ब्याज के रूप में 4,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते, तो निवेश की गई मूल राशि, मूलधन क्या है? तो भाई साहब बात ये है कि यहाँ पे साधारण ब्याज के हिसाब है और यहाँ पे ब्याज का अंतर दिया गया है 4,000। तो भैया देखो बात ये रहेगी कि अगर मूल राशि P है और ब्याज की दर x होती है, तो x प्लस अगर 8 करते हो दर, ठीक, और गुणा करते हो 8 साल बटा 100 करते हो, और माइनस मूलधन P गुणते दर, सॉरी x, और गुणते समय 8/100 करते हो, तो ये ब्याजों का अंतर हो जाता है जो कि 4,000 के ठीक बराबर हो जाएगा। अब ये 8 और P जो बाहर बाहर है इनका अंदर गुणा कराते हो, तो 8x मतलब Px और 8 का गुणा बटे 100 और प्लस में P Px और किसका गुणा 8, x की जगह पे 8 गुणते 8 रहेगा, ठीक, बटे 100 मिल जाता है, और माइनस में ये Px 8/100 और इसके बराबर 4,000 देखने को मिल जाता है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा प्लस माइनस में है, कट जाएंगे, और P बराबर क्या हो जाएगा कि पहले तो 8 से काट दो, 8 पंचे 40, 500, 8 से फिर काट दो, काट दिया जाए, मेरे ख्याल से 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 25 सात में 100, 2 से काट देते हैं 25 मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे 25 25 पैसा में 625 आ जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि 6,250 रुपये जो हो जाएगा, ये हो जाएगी आपका मूलधन। इतना सिंपल था ये। हाँ सिंपल ही था। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, क्या इसमें दिखाई दे रहा है। तो भैया अगर आपको घन याद है तो आप बड़े आराम से कर पाते हो। देखो ये 15 में 2 जोड़ करके 17 का घन है, ठीक है, 17 का घन है ये, और ये 11 में 2 जोड़ करके 13 का घन है, 17 का घन ये हो गया भैया 49, 13 और 17 का घन 21, 97। अब हमको तो ये पता नहीं, हमको बस गुणा करके प्राप्त हो गया। अब आपको एग्जाम में हम कैसे करेंगे भाई, मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे होगा। अपन बस इतना सा कर सकते हैं कि ये देख रहे हैं कि ये 15 दिखाई दे रहा है और ये कुछ क्यूब है, क्योंकि वर्ग तो ये है नहीं, सीधी सीधी बात है, कुछ क्यूब है, अब पीछे 3 दिखाई दे रहा है, तो 15 दूनी 17, देखो 15 से कम वाली गिनती का घन 15, 15 में 225, और फिर गुणा करो, मतलब 15 का क्यूब में आखिर में 5 मिलता है, ये पता है। तो 3 किसके क्यूब में मिलता है, तो 6 6 36, 6 का 216 में 6 मिलता है, 7 7 49, 7 343 में 3 मिलता है, यानी ये 7 इकाई के स्थान पे 7 होना चाहिए, यानी 17 का क्यूब है, ठीक। और कंफर्मेशन के लिए 17 17 में 289 होता है, और इसमें फिर 17 से गुणा करके हम देख लेंगे, ठीक। ये कर सकते हैं, और ऐसे ही 1 11 का जब वो घन करते हैं तो 1331 मिलता है, इकाई के स्थान पे 1 रहता है, 7 किसके पे रहेगा, तो 2 का घन करोगे तो इकाई के स्थान पे 8 रहेगा, फिर 13 3 तिरका 9 27 इकाई के स्थान पे 7 आ जाएगा, तो ऐसा 13 का हो जाएगा ये क्यूब। अब इतना सब कुछ चेक जब हो जाएगा तो 8 में 2 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का घन कितना हो जाएगा 1000, बड़ी आसानी से ये वाला उत्तर मिल जाएगा।
तो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। पहला देखेंगे, देखिए उत्तल और अवतल, यहाँ पे दर्पण दिया गया, मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए पहले बात तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब। देखो, उल्टा और बड़ा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो केवल अवतल में प्राप्त हो सकता है, उत्तल में प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि उत्तल में जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहली बात तो ये हो गई, सीधा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दो विकल्प ऐसे कट गए। अब अवतल में भी आ गया, अगर अनंत पे रखा जाएगा, देखिए ये अवतल दर्पण है, ऐसा-ऐसा होता है। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा, तो फ़ोकस पे प्रतिबिंब बनता है और बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। तो बस ये वाला ऑप्शन बच जाता है जहाँ सी और एफ के बीच में रखा जाए। देखिए सी पे रखा जाएगा, तो यहाँ पे सी पर ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। थोड़ा और अगर आगे ले जाएँगे तो थोड़ा बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। फ़ोकस पे ले जाएँगे तो फ़ोकस पे अनंत पे भी बहुत बड़ा बनने लग जाएगा, ठीक है? तो सी और एफ के बीच, ये अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच जो बात कही जा रही है, वो एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न आ जाता है जो कि कथन निष्कर्ष का है। ये थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इस प्रश्न में। के कह रहे हैं कुछ अंडे गेहूँ हैं, तो भैया ये हो गया कुछ अंडे, ये हो गया कुछ गेहूँ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडा, यहाँ पे अंडा लिख दिया, यहाँ पे हमने गेहूँ लिख दिया। ओके, आगे देखते हैं कुछ फल अमरूद हैं, सभी अमरूद नींबू हैं। अच्छा ठीक है, ये मामला हो गया। कुछ फल अमरूद हैं। देखिए 1 मिनट जस्ट, कुछ ये फल हो गए जो कि कुछ अमरूद हो गए। ये हो गया फल, ये हो गया अमरूद, ठीक, अमरूद हो गया। और सभी अमरूद नींबू है, जितने भी अमरूद हैं वो सब के सब क्या हैं, नींबू के अंतर्गत हैं, तो ये हो गया नींबू। ओके, बन गया। हम निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ फल गेहूँ हैं, जो फल है वो गेहूँ है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये गलत है, ठीक है। कोई यहाँ पे कुछ फल गेहूँ हैं, फल और गेहूँ के बीच में कोई कथन हमको दिया नहीं गया था, तो इस वजह से ये नहीं होगा। कुछ नींबू फल हैं, नींबू कुछ फल हैं, कुछ नींबू फल हैं। हाँ, नींबू और फल में ये कनेक्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, रहेगा ही रहेगा। तो ये दूसरा वाला निष्कर्ष अपना सही है। तीसरा है, कुछ अंडे अमरूद है। अंडा और अमरूद बहुत दूर का रिश्ता है, इसको रिश्ता, ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है, इस वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दूसरा जो अपना निष्कर्ष है, वो पालन करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि भई एक श्रृंखला दी गई है और रिक्त स्थानों को भरना है। थोड़ा ज़ूम करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे हमको देखा सबसे बड़ा तो दिखाई दे रहा है MNO। तो जहाँ पे MN आ रहा है वहाँ बाद में हम O भर देते हैं। MN यहाँ पे देखिए खाली जगह है, यहाँ पे भी O हमने भर दिया। अब हमको लग रहा है कि MNOP बन रहा है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे P भर देते हैं, यहाँ पे भी P भर देते हैं। MNOP MNOP, तो यहाँ पे M और यहाँ पे NOP, MNOP MNOP करके ये तो भरा गया अपना। तो पहले P से शुरुआत हुआ था, देखें P है, POP POP और OMN। यहाँ पे देखिए ये वाला भी लगभग सेम टू सेम है, बस यहीं आखिर में N आ गया है। तो इसमें ये डिफ़रेंस है। तो इस वजह से अपना दूसरा विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। इसमें देखिए बहुत प्यार से बनाना रहता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा प्रयास कीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? सबसे पहले तो ऐसे कुंडली होती है और एक इसे क्षण चुंबक मान लेते हैं। ये इसके अंदर आ जाए, यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो चुंबक को इसके अंदर गति कराएँगे तो इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। तो ये जो प्रेरित धारा है किस पर निर्भर नहीं करती है। तो चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य पर, यानी कि चुंबक में जितना भी उसके पोल में पोटेंशियल है, कितना शक्तिशाली चुंबक है इस पर, तो भैया इस पर तो निर्भर करती है। कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पे सच में ये निर्भर नहीं करती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि प्रेरित धारा कितनी होगी, ठीक है। कुंडली में फेरों की संख्या पे इस पर तो निर्भर है, चुंबकीय गति चाल पर इस पे भी निर्भर है। तो ये जो दूसरा विकल्प है यही अपना सही जवाब है, इस पर ये निर्भर नहीं करती है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जो कि एक सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 3 केजी सेब और 4 केजी संतरे का मूल्य इतना दिया गया है, 5 केजी सेब और 2 केजी संतरे का मूल्य इतना दिया गया है, तो 1 केजी सेब का मूल्य ज्ञात करना है। तो अच्छी बात है। हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो संतरों वाला है वो मामला हटा देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका 3 केजी सेब है, तो 3 एप्पल लिख लेते हैं और संतरा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑरेंज लिखते हैं ना, हाँ। 4 ऑरेंज, इन दोनों का दाम जो है जुड़ करके 210 आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ये 5 एप्पल हो गया प्लस 2 संतरे हो गए, 2 ऑरेंज हो गए, इनका 175 आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाती है कि दूसरे जो समीकरण है इसमें अगर हम इसको 4 बना दें 2 से गुणा करके, तो ये 5 दूनी या 10 हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यार ये तो बन जाएगा 5 दूनी या 10, 7 से लगेगा 7 दूनी 14 1 15, 1 तुक्के 2 1 3 350 हो जाएगा।
अब क्या होगा कि 10 एप्पल में 3 एप्पल घट जाएगा, 7 एप्पल बचेगा। 4 ऑरेंज में 4 ऑरेंज घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें से घटा लेंगे तो 0, 5 में से 1 गेंद 4, 3 में से 2 गेंद 1, 7 दूनी है 14। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20। तो 1 किलो एप्पल का दाम हो गया 20 रुपया। तो बहुत ईजी, दिस इज़ वेरी ईजी ब्रो। चलो आसान प्रश्नों की श्रृंखला में अगला आसान प्रश्न देखते हैं कि एक एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं। अंकित पंक्ति में आरंभ से 19वें स्थान पर, पंक्ति के अंत में वो किस स्थान पर, उसका स्थान क्या होगा, आखिर से देखा जाए तो क्या होगा। तो इसमें सिंपल तरीका है, जितना अपना टोटल लड़के हैं उसमें एक जोड़ दो, तो यहाँ 50 में एक जोड़ के 51 हो जाएगा। और उसके बाद जो उसका आगे से अंकित पंक्ति में आरंभ से 19वें स्थान पर, तो उस 19 को घटा दो। एक जोड़ कर ही घटाना पड़ेगा, इतना एकदम नियम याद रख लो। नहीं सोचा हमसे सर हम क्यों जोड़ें क्यों घटाएं, भाई पढ़ लें, थोड़ा पढ़ाई कर लें तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हासिल लेते हैं 11 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचेगा 4 4 में से गया 3, तो 32वें नंबर पे होगा, 32 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई बात, उत्तर ऐसे ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूह में से एक नहीं है। तो शहरी मॉडल बैंक जो है ये भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूह नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है मेंडल के आधारित बहुत सारे प्रश्न यार पूछे जाते हैं। मेंडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। यदि मेंडल ने P2 या F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। क्या बात समझ में आई कि जो अप्रभावी लक्षण होता है, जैसे दो का संकरण कहा जाता है, तो उसमें एक प्रभावी लक्षण आपको दिखाई देते हैं और आगे क्या होता है कि और कुछ लक्षण गायब हो जाते हैं। तो वो ये ना पता लगा पाता है कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, वो गायब नहीं होते, नष्ट नहीं होते, वो रहते हैं, कभी ना कभी देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक, तो ये अगर नहीं अध्ययन करते तो इनको ये झटका लग जाता। वैसे मेंडल की खोज बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर मेंडल की खोज के बारे में बात किया जाए तो यार भाई सामान्य रूप से जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे मेरे बाल झड़ गए हैं, ये आनुवंशिक लक्षण का भी एक नतीजा हो सकता है और मेरे खुद की खान-पान का भी नतीजा हो सकता है। और जो आप सोचते हैं, जो आप विचार करते हैं, जो आपके जो आपका रहन-सहन का तरीका है, जो कुछ भी है वो आनुवंशिक होता है भैया। एक व्यक्ति जैसा रहा होगा वही लक्षण आगे भी आपको देखने को मिलते हैं, और आप में जो गुण हैं वो आपके बच्चों में हो सकते हैं और उनके बच्चों के बच्चों में भी हो सकते हैं, या फिर आपके पिता के भी लक्षण उनमें दिखाई दे सकते हैं, और कोई रिश्तेदार में कोई कैसा भी रहेगा उसके लक्षण भी रहते हैं, सब रहते हैं भाई। इसीलिए वो गोत्र जाति वो सब होता रहता है यार। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है। तो डायोप्टर होता है, बहुत सिंपल सी बात है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। मैथ का अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, यदि इनकी आयु का अनुपात 5:2 है तो सात्विका की आयु याद कीजिए। पहले बात इनका औसत दिया है, ये 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 साल इनकी आयु का योगफल हो गया। 4 5 और 2 को जोड़ दो, 5 2 7 हो गया। ठीक है, 7 बराबर 42 हो रहा है। सात्विका की आयु पूछ रहा है, सात्विका मतलब ये देखो छोटी वाली जो बेटी है वही तो होगी सात्विका। ठीक, 2 के बारे में पूछ रहा है, तो 7 छंग 42 होता है, 1 बराबर 6 दिखाई दे रहा है, तो 2 बराबर 6 दूनी 12, तो 12 साल अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन। प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा लवण मतलब कि नमक, ठीक है, प्रत्यम्ल यानी ये हो गया बेस यानी कि क्षारीय, प्रत्यम्ल मतलब अम्ल का उल्टा क्षारीय का एक सक्रिय संघटक है, क्षारीय संघटक है। ठीक है, जो क्षारीय हो ऐसा लवण, तो NaHCO3, ठीक है, ये खाने वाला सोडा है भाई, तो ये होगा एक प्रत्यम्ल। ओके, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दिए गए संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण में गुणांक ए बी सी क्या होंगे। यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा है। ये तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, अरे प्रभु इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें सी ए सिंगल है तो यहाँ पे सी ए कितना है, एक ही तो है। यहाँ पे बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए क्योंकि इधर भी जो है सी ए वो सिंगल है। ठीक, सी ए तो सिंगल हो गया। अब और क्या है, जैसे यहाँ पे एन, एन क्या है 2, 1 है। अभी एन यहाँ पे एन कितना हो जा रहा है, यहाँ पे ओ के ऊपर 3 है, एन के ऊपर 2 है। एन अगर नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, पक्की बात हो जानी चाहिए, तभी संतुलित हो पाएगा। 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका संतुलन तो बोला आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीजन की कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी है 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 दूनी है 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन 6 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन होने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए।
तभी तो 6 2 8 ऑक्सीजन हो पाएगा। तो 2 1 2 यह देखेंगे, दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। कैसे-कैसे देखना है मैंने आपको क्लियर तरीके से बताने का प्रयास किया है। ठीक? अगला वाला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो बांग्ला भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 1955 में कार्बे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई? तो ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना इसकी अनुशंसा की गई। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहे हैं द्विघात समीकरण ये जो दिखाई दे रहा है इसके मूल क्या होंगे? यानी इसका फैक्टर करना पड़ेगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कर सकते हैं? 5 एकम 5 कर सकते हैं, माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, x माइनस 5 इधर निकल आएगा, x माइनस 1 इधर रहेगा, x बराबर यहाँ पे प्लस 5 मिल जाएगा और x बराबर वहाँ पे प्लस 1 मिल जाएगा। 1 और 5 यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प में सही जवाब हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलो देखते हैं क्या है कि एक संख्या दी गई है, इसमें बाएं से दाएं इधर की ऐसे गिनना है। सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा? सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा? थोड़ा ना जूम कर पाओ मतलब यार जूम करके देख लेते हैं। देखो यार सम स्थानों पर बात कर रहे थे, जैसे 7 हो गया, यहाँ पे बाएं से दाएं गिनना है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ठीक। तो देखो जैसे 7 8 2 10, यहाँ पे 8 2 10 7 17 17 5 17 5 22। हाँ जी, सही तो। बस, उत्तर खत्म, इतना ही। अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में यह प्रणाली विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन करके अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 22 का वर्ग 484। ठीक है, और इसमें बीच में जीरो लगा दिया, तो देखो एक एक जीरो बढ़ के बीच में ऐसे ही डबल जीरो लग गया तो डबल डबल जीरो, ट्रिपल जीरो है तो 4 हो जाएगा, ट्रिपल जीरो हो जाएगा, फिर 8, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 4 हो जाएगा। तो ऐसा करके ये पहला वाला विकल्प है। मतलब सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, पैटर्न को फॉलो करो और आंसर दो। वाह, लव यू। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमको एक दिखाई दे रहा है कि बैठक व्यवस्था, सिंपल बैठक व्यवस्था। ये देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG ABC नहीं है, DE जो भी है, ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, अच्छी बात है। तो ई यहाँ पर बैठा हो सकता है, दूसरा सिरा बना देते हैं, यहाँ पे भी बैठा हो सकता है, ठीक। ओके, बी ई के ठीक बगल में है, लो भैया हम बी को बैठा देते हैं ठीक बगल में। ओके, ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 व्यक्ति बैठा करके ए को बैठा दो, 1 2 3 व्यक्ति को बैठा करके ए को बैठा दो, हो गया। ए जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा, जी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे। और यहाँ पे देखो भैया 1 2 3 4 5 लोगों के 6 7, जी यहाँ लास्ट सिरे में बैठेगा, तभी तो जी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे ए बैठेगा। ये हो गया। एच ना तो ए के और ना ही बी के ठीक बगल में है। एच जो है ना तो ए के ना तो बी के ठीक बगल में है। तो भैया यहाँ पे नीचे वाले में तो जगह फुल हो चुकी है। एच को यहाँ नहीं बिठा सकते, यहाँ नहीं बिठा सकते हो, यहाँ नहीं बिठा सकते हो, तो ये तो व्यवस्था ही गड़बड़ा गई। ठीक है, ऊपर वाले में देखते हैं तो बी के बगल में एच नहीं बैठा, यहाँ पे 3 2 5 लोग हो गए, ये हो गए 7 लोग। तो एच को यहाँ बिठा दो, ये तो ना तो ए के बगल में है ना ही बी के बगल में है। ठीक है, और के डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है, जो के है डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर के है। लो भैया बैठ गया, दूसरे स्थान पर बैठा है। के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? के दाहिनी ओर कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं? केवल एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इसने 2 स्थितियाँ पहले बताई थी, तो दोनों स्थितियाँ हम करते हुए चले गए और हमने देख लिया कि हमारा एक स्थिति नहीं सही बैठ रही है, तो अपना गलत हो गया। चलिए, बेहतरीन प्रश्न था, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न को सरल कीजिए। यहाँ पे सिंपल दिया गया है, अच्छी बात है। 2 की घातें 5 नहीं सॉरी 3 की घातें 5, 3x स्क्वायर की घातें 5 है, तो जब घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। देखो x की घातें 5 दूनी है, ऊपर 10 हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब 3 की घातें 5 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81, 3 या 3 एकम 3, 3 एकम 3। अच्छा, इतना गुणा करना ज़रूरी है क्या? अपन 3 3 3 भी तो लिख सकते हैं, 5 बार लिख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी घातें 2 है, तो 6 को हम 2 बार लिख लेते हैं। छाछ-छाट मत समझ लेना भैया, और ना ही ऊपर वाली गिनती को आप समझ लेना, हम गुणे के निशान बना नहीं रहे हैं बस, ठीक।
और यहाँ पे फिर वही है, घातों का गुणा हो जाएगा, तो x घाते 2 दूनी 4 -4 हो जाएगी। अच्छा 3 दूनी 6 ऐसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऐसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 देखने को मिल जा रहा है। ये वाला माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो भाग में घाते करती हैं हालाँकि, लेकिन जब वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे। 10 4 14 हो जाएगी, x की घाते 14 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसा करके आपको तीसरा वाला विकल्प देखने को मिल जा रहा है, जो कि एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे गुणे का निशान बना करके हमने थोड़ा-सा कम समय लिया, ना बना करके थोड़ा कम समय लिया, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो बीच में बिंदी डाल सकते हो। ढेर सारी जब बिंदियाँ रहती है तो वो दशमलव नहीं गुणा का माना जाता है, गुणा माना जाता है, ठीक? ओके, चलो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है स्केल, टेप, पेन, टेप, रबड़, पेंसिल ये सब 5 डिब्बे को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में रखना अनिवार्य नहीं है। पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया है। तो भैया देखो, इसमें 5 डिब्बे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं। सबसे ऊपर पेन को रखा गया है, तो हमने पेन रख लिया, ठीक? केवल रबर के डिब्बे को पेंसिल के डिब्बे और स्केल के डिब्बे के बीच रखा गया है। केवल रबर, रबर है, रबड़ लिखा गया है जो भी है, वो पेंसिल और स्केल के बीच है। तो पेंसिल और स्केल के बीच है, उसको हमने अलग से रख दिया, हम बाद में देखेंगे। स्केल के डिब्बे को के नीचे केवल एक डिब्बा रखा है, स्केल के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा रखा है, तो स्केल को यहाँ पे रख दो, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि रबड़ जो है उसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे तो हो नहीं सकता, और पेंसिल उसके ऊपर ही रहेगा और कहीं नीचे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और पेंसिल के डिब्बे के नीचे पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे कौन-सा डिब्बा है? तो पेंसिल के ठीक नीचे रबड़ का डिब्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो रबड़ अपना सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे जो बचा होगा वो डाल देंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। जो अपना टेप बच गया है शायद, वो हम डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रबड़ के पेंसिल के ठीक नीचे रबड़ है, ठीक? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कुछ खास बातें ही दी गई हैं। आयु संबंधित गणित का एक सामान्य सा साधारण सा प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। तो अरविंद का 5 गुना है अविनाश, अविनाश पिता है, पुत्र अरविंद है। अरविंद की आयु मान लेते हैं x, उसका पिता 5 गुना है, तो 5x ये हो गई उनकी वर्तमान आयु। और 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। तो भैया जो अविनाश है, जो 5x है, उसमें हम जोड़ देते हैं 4, जो पुत्र x है उसमें भी हम जोड़ देते हैं 4। अब पुत्र के ये 4 गुने के बराबर है, तो हम 4 से गुणा कर देते हैं, पुत्र में 4 से गुणा कर देंगे, तो भैया ये 4x 4 चौके 16 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक? ये हो गया इसका गुणा। अब 4x को इधर भेज दो, घट जाएगा, तो 5 में से एक x घट गया, तो x बचेगा, 4 उधर जाके घटा दो, 16 में से 4 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। ये पुत्र की आयु क्या हो गई? 12 हो गई है। इसमें कह रहे हैं उनके वर्तमान आयु का औसत निकालना है। तो जब पुत्र की आयु 12 हो गई, पिता उसका 5 गुना था, 5x था, तो 12 पंचे 60 उसका पिता हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 72 देखने को मिल जा रहा है, और 2 से भाग करेंगे तो हमको औसत भी देखने को मिल जाएगा। 2 तिहाई 6 होता है, और 2 छंग 12 36 दिखाई दे रहा है। 36 दूना 72, 72 योगफल है, 36 उनका औसत है। तो दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। बहुत ही साधारण, एकदम सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है? तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि एक समरूप त्रिभुज का प्रश्न है, ठीक है? इसमें बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है, 9-10 आपको देखने को बहुत अच्छे से मिल जाता है। कह रहे हैं दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीई, यहाँ पे देखो एबीसी ये बड़ा वाले की बात कर रहे हैं, एडीई ये छोटे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक? समरूप हैं। और यदि त्रिभुज एडीई, एडीई मतलब छोटे वाले की बात कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीसी यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो भाई, बात यहाँ पे भुजाओं का वाले मामला ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे एडी बराबर आपको 3 दिया गया है, तो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में जो भुजा होगी ये पूरी बड़ी वाली लेंगे, जो जहाँ पे 3 और 2 को जोड़ करके हमको लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। यही सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे होती है बस। यानी इस जो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे थे, इसकी भुजा 2 ना हो करके 3 और 2 जोड़ करके 5 सेंटीमीटर होगी। बस यही इसका एकदम छोटा-सा पॉइंट है जो आपको समझना होता है। बस उसके बाद काम हो चुका है। छोटे त्रिभुज एडीई ये जो ऊपर वाला है उसकी भुजा 3 हो गई, इसका स्क्वायर करेंगे, और बड़ा वाला त्रिभुज जिसकी भुजा हमने 5 बताई है, 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, और बराबर कर देंगे। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल था 18, बड़े वाले त्रिभुज का यक्सन ले लेते हैं। देखिए ये 3 का वर्ग जो होता है ये हो जाता है 9, और 5 का वर्ग जो हो जाता है वो हो जाता है 25। 9 दूनिया 18, 2 हो गया है, यक्स इधर गया, 25 उधर गया, 25 दूनिया 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, छोटे से सबसे कम चीज़ों को लिखते हुए हमने आपको ये समझा दिया, ठीक है? तो बस इस प्रश्न का यही उत्तर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि वही अपना कोडिंग कोडिंग वाला सिंपल सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एस से एच कैसे हो पा रहा है, यहाँ पे हम पीछे वाला चेक करें, आधा
ये सब नहीं हो पाता इसमें मैंने। जब ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहे तो एक सिंपल तरीका ये वाला यूज़ कर लिया करो। ये क्या है कि एस का कोड एच ही है और टी का कोड जी ही है, यही है। और यहाँ पे बड़े-बड़े शब्द दिए गए हैं, तो जब बड़ा-बड़ा दिया है तब भी यही वाला अपना सोचा करो। अब यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है, स्कूल में हमको एस दिखाई दे रहा है, तो एस का यहाँ पे एच था तो एच हो जाएगा, ठीक है। सी दिखाई दे रहा है, सी कहीं न कहीं तो होगा, यहाँ पे देखो एस नहीं एक्स है, तो एक्स हो जाएगा। और एच यहाँ पे एच है, एच का एस है, एस हो जाएगा। डबल ओ एल यहाँ पे देखो ओ और एल नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 3 अक्षरों का कोड आपको मिल चुका है, तो एच, एक्स, एस यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है दूसरे विकल्प में यहाँ दिखाई दे रहा है, बस। तो कुछ प्रश्न है, ये वाला प्रश्न खास तौर से बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना आसान सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन कुछ न कुछ दिमाग लगाना चाहते हैं, कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, तो उस पाने के चक्कर में छूट जाता है। तो ये प्रश्न तो ऐसे ही लगेगा, दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। आगे चलते हैं। पहला वाला प्रश्न अपना त्रिकोणमिति का प्रश्न है, काफ़ी सिंपल और आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में है। यहाँ पे दिया गया कॉस अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा का वैल्यू मतलब योगफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ 15-15 में 225 होता है, ठीक? 225 और 8 8 64 होता है। जोड़ देंगे 9, 8, 2 289 17-17 में 289 यानी कारण जो हो जाएगा अपना 17 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 17 लिख लेते हैं। और जैसे कि कॉस और कॉट की वैल्यू निकालनी है तो भैया लाल बट्टे कक्का तो लिखना होगा ना भाई, तो इसी से अपना मिल पाएगा। ओके ठीक है, मैंने गंदा लिखा है, ठीक है, काम चलता है, इतना चल जाएगा। कॉस की वैल्यू क्या होती है? देखो पहले साइन होता है, दूसरा होता है कॉस। यहाँ पे दिया है आधार बटे कर्ण, क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 15, कर्ण कितना है? 17। तो 15/17 हो जाएगा इसकी वैल्यू प्लस कॉट का होता है देखिए यहाँ से आधार बटे लैम्ब। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो होता है, ठीक है? ये साइन का लंब बटे कर्ण ठीक है, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं। आधार बटे लंब, आधार 15 बटे लंब 8, 15/8 बस इसको सिंपल सा ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नीचे वाला का सिंपल गुणा हो जाएगा, 17 गुणित अपना 8 दिखाई देगा, 8 के इधर गुणा 15 8 120 होता है, ऐसे हो जाएगा। प्लस 15 सत्ते 105 का 5 हासिल आ गया 10, 15 एकम 15 सा 10 25 यहाँ पे 25 ऐसा 255 मिल जाएगा। जोड़ देते हैं, 5 0 का 5 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 375 ऊपर दिखाई दे रहा है, 375 कहीं पे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, बस एक ही जगह पे गुणा कर लेते हैं। 8 सते 56 का 6 हासिल आ गया 5, 8 कम 8 5 13 136 ये तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, सिंपल। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन-सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो जिला पंचायत इसका निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो महाधमनी, ठीक? अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तब 56 तत्व, ठीक है? माने गए थे कि 56 तत्व प्रकृति में मौजूद है और अभी तो तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक? अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें रेख दिया गया है कि ठीक है, दर्शाती है, ठीक। इसमें कह रहे हैं देखिए रूरल फीमेल एम्प्लॉयड दिया गया है। रूरल माने ग्रामीण, महिलाएँ एम्प्लॉयड। ऐसे कितनी ग्रामीण महिलाएँ हैं जो नियोजित नहीं हैं, नियोजित मतलब एम्प्लॉयड नहीं हैं, ठीक है? तो ग्रामीण महिलाएँ, तो देखिए महिला है प्लस ग्रामीण है। ग्रामीण है, महिला है और नियोजित नहीं है, तो यहाँ पे देखो 6 जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा एक संख्या है। तो 6 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे देखेंगे 6 बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखोगे कि महिला भी है और रूरल भी है, पर एम्प्लॉयड नहीं है। त्रिभुज के अंतर्गत छोड़ दो, इसका इलाका छोड़ दो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, बस वही जवाब हो जाएगा। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि एक पाइप खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में टंकी भरती है, ठीक? तो यदि टंकी पूरी भरी हुई है, तो टंकी में अन्य कोई प्रवेश या निकास बिंदु नहीं खुला है, तो टंकी के तल से रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो भाई बात इतनी सी है कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 20 अच्छा ठीक है। देखो भाई टंकी भरती है 1/15 में और रिसाव होता है -1/x बराबर हो जाएगा 1/20 के बराबर। 1/20 इधर आ जाएगा, 1/x इधर चला जाएगा। तो 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है? तो ये हो जाएगा कितना 60 ले लेते हैं, ठीक है। 15 चौके 60 4 माइनस 20 3 60 तो 1/60 दिखाई देगा। तो यही 60 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी और ए पी क्यू आर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए बी सी डी और ए बी सॉरी यानी ए बी सी डी ये हो गया, ए पी क्यू आर ये हो गया, ठीक है। दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। यहाँ पे ए पी क्यू यहाँ वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ये 100 डिग्री है, तो सी डी आर ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो ये समांतर चतुर्भुज में ऐसा क्या होता है कि ये जो लगातार वाले जो एंगल होते हैं इन दोनों का इस योगफल 180 होता है। तो 180 में अगर 100 घटा देंगे तो ये वाला हो जाएगा 80 का, ठीक? 80 का हो जाएगा और चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है भैया, तो भुजाएँ समांतर होंगी और ये तिर्यक आएगा, तो ये दोनों कोण हो जाएँगे संगत, तो ये हो जाएगा 80 के बराबर। तो इस प्रकार से ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर बस। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है कि अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला दिया गया है, उसमें कह रहे हैं कि उक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से बाएं से यानी इधर की ओर से 7वां स्थान पे क्या होगा, ठीक? तो संख्याओं को हटा देंगे, ये दिखाई दे रहा है, जितनी भी संख्याएं वो हटा देते हैं। वैसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, अपन वैसे भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो बाएं से सातों देखना ना, तो 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे 8 दिखाई दे रहा है, 8 उत्तर हो गया बहुत ही आसानी से, ठीक? संख्याओं को ना गिनो, बस हो गया, एकदम आसानी से, इसमें हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कि कथन निष्कर्ष है अपने पास, ये कथन दिया गया है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ तो ये है कि दिए गए क्या है कि दिए गए अरे यार कहाँ चला गया? यहाँ से ध्यान से। कौन-सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सही है? सही वाले को खोजना है तो ठीक है, देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला वाला है कि O बराबर S बराबर T, क्या ये सही है? तो O और S यहाँ पे है, देखो बीच में बराबर का निशान गायब हो चुका है, तो ये तो तुरंत गलत हो गया, ठीक? ये नहीं है अपना सही। आगे देखेंगे K बड़ा है O से, बड़ा है S से। अब देखेंगे क्या K बड़ा है O से? तो हाँ, यहाँ से यहाँ तक तो K O से बड़ा है। और क्या K S से भी बड़ा है? तो यहाँ से आएँगे यहाँ तक। ओके, नहीं सॉरी, इसमें तो ये कहना चाहते कि देखिए O से बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक सही है। O S से बड़ा है। अब देखिए O और S बहुत दूर-दूर है और इनके बीच में यहाँ पे देखेंगे तो चिन्ह विपरीत दिशा में खुले हैं। जब विपरीत हो गए तो तुरंत गलत। ठीक है, तब तो ये सीरीज़ में जाएगा ही, तब तो तुरंत गलत हो गया। आगे तीसरा देखेंगे, M बड़ा और बराबर P के। M बड़ा और बराबर P के, देखिए दिशाएँ ही बदल गई हैं यहाँ पे M और P के बीच में, तब तो ये तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक? अब सही क्या है ये देखेंगे। फिर से ध्यान इसको अच्छे से समझेंगे कि K बड़ा है G से, तो K और G के बीच में संबंध देखिए, एक ही दिशा में तीर खुला मुँह खुला हुआ है, तो यानी K की ओर बड़ा दिखा रहा है, तो K बड़ा है G से, एकदम सही है। अब G बड़ा है S से, अब G और S के बीच में यहाँ पे संबंध देखेंगे कि G देखिए मुँह एक ही तरफ है, एक बराबर का सिंबल भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मतलब इग्नोर किया जा सकता है कि G की ओर बड़ा होने का निशान दिखाई दे रहा है, तो ये अपना सही है दोनों ही स्थितियों में। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर 2022 में तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण निगमन हेतु माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम में इनमें से किस वर्ष अ, अधिनियमित किया गया था? तो 2007 में ये सब हुआ था। ख़ैर छोड़िए, चलिए इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।